गुड इवनिंग बच्चों। नमस्ते। आज हम लोग कुमार भारती का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, डिनर। डिनर मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? राइट, रात का खाना। इस पाठ का नाम रात का खाना ना रख के डिनर क्यों रखा गया? ये हम लोग जब कहानी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा डिनर रखने का क्या उद्देश्य था इसके पीछे। इस पाठ को लिखने वाले लेखक का नाम गजेंद्र रावत है। इन्होंने इस पूरी कहानी में आज की जो कामकाजी महिलाएं होती हैं उन पर आधारित चित्रण प्रस्तुत किया है कि जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो जब परेशान होती हैं या काम ड्यूटी पर से जब लेट आती हैं, लेट किसी कारण से हो जाता है तो उनके मन में विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं और उन विचारों में वो इतनी परेशान हो जाती कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि घर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और प्लस उनकी मदद भी किए हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी से वो जानती है, उसका एक्सपीरियंस था, वो उसे ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि सब कुछ क्या मेरे ही जिम्मे है, मैं ही सब कुछ संभालूं। ये जो इसके मन का भाव है, अंत में उसे पता चलता है नहीं, मैंने जो सोचा था वो सब गलत था, सचमुच तो मेरा परिवार मुझे समझता है। तो ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे। एक इसमें पात्र है उर्मी। उर्मी एक अखबार में काम करती है, रिपोर्टर का काम करती है। वो अखबार में जो खबरें होती हैं छपने के लिए, उन खबरों को लाने का काम करती है। अब वो ड्यूटी पर से छूटी है और जब छूटने के बाद घर आती है, उस घर तक आने तक ही उसकी जो स्थिति है उसको चित्रण किया गया है। अगस्त की शुरुआत थी। अगस्त की शुरुआत कहेंगे तो बारिश का मौसम था। अगस्त में बारिश होती ही रहती है। उस समय जो अगस्त का जो मौसम था उसमें बारिश हो रही है। बारिश की तेज बौछारें होकर हटी थी, लेकिन अब वातावरण में किसी तरह की कोई सरसराहट नहीं बची थी। माने बारिश होकर ख़त्म हो गया था, वातावरण शांत हो गया था, लेकिन ठंडी हवा जो थी वो धीरे धीरे बह रही थी। लेकिन वो हवा कैसे लग रही थी, जैसे चिपचिपी हो। बारिश पसीना कैसे चिपचिपाता है, ठीक उसी प्रकार वो हवा भी चिपचिपा रही थी। आसमान में काले दुधिया बादलों में खामोश घमासान मचा हुआ था, मानो किसी चिकने फर्श पर फिसल रहे हो। लेकिन सड़क पर वाहनों की धक्का पैर से उठती बेसुरी ध्वनि ने वहाँ बिखरी कुदरत की नायाब चुप्पी को जबरन दबा दिया था। माने कुदरत ने जो रूप अपना डाला था, कुदरत बोले तो नेचर, जो प्रकृति ने अपना रूप बिखेरा था, उस रूप को इस गाड़ी या जो गाड़ियाँ चल रही थी, ट्रैफिक जाम थी, उसकी जो आवाज़ थी, बेसुर आवाज़ थी, उसमें वो जो प्रकृति की खूबसूरती थी वो सब कुछ दब गई थी। उर्मी के कंधे पर लंबी तनियों के 2 बैग झूल रहे थे और एक बड़ा पोली बैग उसकी ठुड्डियों तक पहुंच रहा था, जो दोनों बाजुओं के बीच थमा हुआ था। बुरी तरह अस्त-पस्त थी वो, भीतर से एकदम तरबतर, खींची और झुंझलाहट के बावजूद उसकी आंखें उद्विग्न सी सामने के सर पर दौड़ते ट्रैफिक पर लगी हुई थी। बहुत थक गई थी उर्मी। उसके कंधे पर 2 बैग थे। 2 बैग, एक हैंड बैग होता है और एक जो हम लोग मोस्टली सामान वगैरह लेने के लिए बैग लिए रहते हैं, दोनों बैग थे और एक बैग उसके ठुड्डी के पास लग रहा था, इतना बड़ा था। दोनों बाजुओं को संभालती हुई वो आगे बढ़ रही थी। बहुत परेशान थी। अस्त व्यस्त का अर्थ होते एकदम परेशान हो जाना यहाँ वहाँ, और गुस्से के मारा, क्योंकि उसे कोई ये नहीं मिल रहा था, साधन नहीं मिल रहा था, इसलिए गुस्से के मारा वो बहुत परेशान हो गई थी और ट्रैफिक में फंसी हुई थी। ऑटो खोज रही थी, कोई ऑटो वाला जाने को तैयार नहीं था। वो सभी को ऑटो को हाथ दिखाती, भाई रुक जाओ, लेकिन जैसे ही रोहिणी का नाम सुनते वैसे वो बिदक जाते। बिदक माने नहीं, मुझे नहीं जाना, ऐसा चेहरा बना देते। क्योंकि रोहिणी जो था एक स्थान था जहाँ पर उर्मी रहती थी, तो वो उस इलाके का नाम था, वो काफ़ी दूर था, इसलिए लोग वहाँ जाने से इनकार कर रहे थे। बारिश के सीज़न में वैसे भी लोग दूर जाना मतलब तैयार नहीं होते दूर जाने के लिए, तो यहाँ पे भी ऑटो वाला तैयार नहीं होता। वो बहुतों से पूछ चुकी थी। बार बार ऑटो वालों की हिलती स्प्रिंगदार खिलौने सी मुंडियों ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। इस ना की आशंका भर से उसका दिल को धड़कने
जब सभी लोग न बोल रहे थे, नहीं हम नहीं चलेंगे, ये न शब्द उसके दिल की धड़कन बहुत तेज कर दी थी और वो बहुत नर्वस हो गई थी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि कोई रिक्शा वाला जाने को तैयार नहीं है। इस अविवेकपूर्ण अभ्यास ने उसकी टांगों से मानो संचित ऊर्जा का रेशा रेशा बाहर खींच लिया हो। वह लगभग पैरों को घसीट रही थी, उनमें से कदम भर चलने की ताकत नहीं बची थी। जब चाहिए होते तो कभी भी नहीं दिखता, जब चाहिए तो एक भी नहीं दिख रहे, जब नहीं चाहिए तो हजारों दिखते हैं। ये जो शब्द बोलती हुई पूरी तरह थकी हुई उर्मी अपने कदमों को, जो कदम उसके चल नहीं पा रहे थे, उन कदमों को घसीटती हुई वो किसी तरह अपने मन में ही बात करती हुई एक किनारे पर आकर बैठती है। सड़क के किनारे पे आकर खड़ी होती है, सोचती है कुछ तो मिल जाए। जितना वो दिन भर काम से नहीं थकती है, वो अभी ऑटो ढूंढने में थक गई है। उसकी टांगें पूरी तरह से एकदम थक के टूट गई हैं, मतलब चूर हो गई, मतलब थक से एकदम थक गई है कि पैर में ताकत नहीं है। अब वो सोच भी नहीं सकती चलने के बारे में। फिर भी किसी तरह बचती बचाती पैदल एक चौराहे पर जाके साइड में खड़ी हो जाती है। अब उससे वो चला नहीं जाता है, बस वो फुटपाथ से लगी रेलिंग के पीठ टिकाए खड़ी हो गई। गहरी सांस भरते उसने आसमान की ओर सिर उठाया और सांस छोड़ते हुए आंखें मूंद ली, मानो पल भर को विराम लिया हो। मगर थोड़ी ही देर में उसकी आंखें फिर सड़क पर लगी। थोड़ी देर एक साइड में आके खड़ी हो गई और थोड़ा रिलैक्स हो गई और बोली कि अब मैं थोड़ा सा आराम ले लूँ। और फिर अचानक से उसे याद आया, नहीं अभी तो घर जाना ही है। फिर उसकी आंखें वापस सड़क की तरफ लग गई, अभी तो कोई ऑटो मिल जाए। चारों ओर अच्छा खासा अंधेरा घिर गया था। सड़क के किनारे बिजली के खंभों पर बत्तियां टिमटिमाने लगी थी, जिनके इर्द गिर्द बरसाती पतंगे जमा हो गए थे। माने क्या हो गया था, अब बहुत टाइम हो गया था, अंधेरा हो गया था और क्या चारों तरफ जो बत्तियां लगी थी खंभे की, उन बत्तियां जल उठी और उन बत्तियों के पास छोटे छोटे पतंगे। आप जानते हो बारिश के सीज़न में क्या होता है, जैसे ही बत्ती जलती है वैसे आसपास छोटे छोटे कीड़े इन द सेंस उड़ने वाले पतंगे, वो उनके पास चले जाते हैं, उन बत्तियों के पास घिरने लगते हैं। वह फिर से हाथ का सामान उठाकर फिर बिना समय गंवाए पीछे के ऑटो की तरफ चली। उसको एक ऑटो दिखा, पीछे खड़ा हुआ था, तो क्या कि फटक से सामान उठाई और पीछे वाले ऑटो के पास खड़ी हो गई। जाके पूछने लगी, चलोगे बाबा? उर्मी हाँफते ही बस इतना ही बोल पाई। वो भागती भागती आई और उससे पूछी, चलोगे बाबा? कहाँ? वह काफ़ी बूढ़ा था। बूढ़ा जो था उसने पूछा, कहाँ? रोहिणी। उर्मी डरी सहमी धीरे से बोली। उर्मी जो थी वो बहुत डर गई थी क्योंकि सब लोग ना बोल रहे थे, इसलिए बेचारी किसी तरह डरी हुई धीरे से बोली, रोहिणी। बिल्कुल पुत्र, चलेंगे। माने कहने का अर्थ उसका कहता है, हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। बूढ़े की आवाज़ में अपनापन था। माने बूढ़ा जो बोला ये शब्द, हाँ चलेंगे पुत्र, ये शब्द से उर्मी को अपनापन लगा। ऐसा शब्द वो बोलते हैं जो आत्मीयता की भावना रखते हैं। इतना सुनते वह झट से ऑटो में बैठ गई। बूढ़े की सहमति ने उसे दिली राहत दी। बूढ़ा अभी भी अगले पहिए पर झुका हुआ था और पाँव से दबाकर टायर देख रहा था। माने वो नीचे झुका हुआ था और टायर को चेक कर रहा था कि बराबर है कि नहीं। बूढ़े की पैंट का पोंचा घुटने तक गुलटा हुआ था। माने उसका पैर जो उसने पहने थे पैंट, वो ऐसे फोल्ड करके घुटने तक रखा था। उसके घुटने के थोड़ा सा नीचे रगड़ का निशान बना हुआ था। माने उसके पैर में निशान भी था रगड़ का, शायद कहीं गिरा उरा होगा उसके कारण उसको निशान भी था। वैसे तो बहुत अच्छा खासा लंबा था, लेकिन उसकी कमर अस्थायी तौर से झुकी थी। सिर के सन से बाल बिना कंघी के फैले हुए थे। उसके चेहरे के गोरे रंग पर मैल, धूल और धुएं की चिपचिपी परत चढ़ी हुई थी। उसने आंखें मिचमिचाते हुए पिछली सीट के छोटे से अंधेरे में से उसे देखा। वह बैठ चुकी थी। तीनों बैग सीट के पीछे रखकर वह हाथ में मोबाइल और छोटा सा पर्स लिए चुपचाप बैठी थी। माने बिना बोले ही जाके फटाक से उसने सिर्फ हाँ बोला तो उर्मी उसके रिक्शे में बैठ गई। और ये जो पूरा वातावरण है, जो चित्रण दिया गया, वो बूढ़े का दिया गया है। बूढ़ा इतना थका हुआ था, वो भी दिन भर मेहनत करता था, जिससे कारण वो चेहरा तो गोरा था, लेकिन धूल मिट्टी से उसके चेहरे पे इतनी चिपचिपी छप गई थी कि ऐसा लग रहा था बहुत परेशान है, बहुत थका हुआ है। और किसी तरह आंखें अपनी ऐसे मिचमिचा के उसने पीछे देखा कि उर्मी बैठी कि नहीं। वो बैठी हुई थी। उसने पूरा बैग पीछे साइड में रख लिया और पर्स से निकाल के मोबाइल अपने हाथ में ले लिया था। चलो जी चलते हैं, बूढ़े ने कहा। चलो भाई अब चलते हैं। बूढ़ा मीटर गिराते हुए सीट पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़े पल भर आंखें मूंदे रहा। सुबह से नहीं मिला था हाथ जोड़ने को। उर्मी ने अपने मन में कहा कि जैसे हम कोई काम करते तो क्या करते, पहले ईश्वर को याद करते, हे भगवान
अब हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बूढ़े ने क्या किया, जैसे ही रिक्शे में उर्मी बैठी, वो रिक्शा चालू किया, उसके पहले उसने भगवान को याद किया। भगवान को याद कर ही रहा था तो उर्मी अपने मन में सोच रही थी कि सुबह से क्या टाइम नहीं मिला इनको हाथ जोड़ने को, जो अभी इतना लेट हो रहा है और फिर चल नहीं रहे हैं बल्कि हाथ जोड़ रहे हैं। वह बूढ़े के क्रियाकलाप देखते हुए सोचने लगी। अब वो सोच रही थी इस बात को। हाँ तो पुत्र कौन से सेक्टर जाना है? बूढ़े की ज़ुबान में पंजाबी लहजा था, माने जो बूढ़ा था उसकी जो बोलने की तहजीब थी वो पंजाबी लहजे से, पंजाबी शब्द थे। उसने पूछा कहाँ जाना है? सेक्टर 13। उसने बोला, उर्मी ने सेक्टर 13 जाना। इत्मीनान से बोली और पहले वाली खींच उसे झुंझलाहट जाती रही। पहले जो गुस्से में थी वो उसको भूल गई। वो बूढ़ा बिना बोले चल पड़ा। ऑटो गति पकड़ने लगी। पुत्र एक बात पूछूं? बूढ़ा आगे सड़क दृष्टि गड़ाए झिझकते हुए धीमे से बोला। हाँ, ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो। माने वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और उसने उससे पूछा, बेटा मैं तुमसे कुछ बात पूछूं क्या? तो उर्मी ने भी सर हिला दिया। हाँ पूछो, क्या बात है? तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है तुम्हें देख के तुम कहीं काम करती हो। तो उर्मी ने कहा हाँ, अखबार में काम करती हूँ। फिर पीछे वो टेक करके बैठ गई। अखबार में? अखबार में कैसे? बूढ़ा हैरान था। खबरें लाती हूँ, उर्मी कहते हुए लापरवाही से मुस्कुराई। मैंने अखबार में काम करती हूँ, मैं खबरें लाने का काम करती हूँ। खबरें? बूढ़े ने दोहराया। वह और ज़्यादा हैरान था क्योंकि वो सोचा ये कौन सा काम होता है, खबरें लाने का कौन सा काम होता है, इसलिए वो थोड़ा हैरान था। काफ़ी देर तक बूढ़ा चुप रहा, उर्मी की इस अजीब नौकरी के बारे में सोचता रहा। चलते चलते अचानक एक अजीब सी ध्वनि के साथ ऑटो बंद हो गया और धीरे धीरे रुक गया। माने एक अजीब ध्वनि हुई और उस ध्वनि से ऐसा प्रतीत हुआ कि ऑटो बंद हो गया है। ओहो, बूढ़े के मुंह से निकला। क्या मुसीबत है? वह झुंझुलाते हुए ऑटो को सड़क के किनारे तक खींच ले गया। माने ऑटो बंद हो गया। उसने क्या किया, ऑटो को किसी तरह सड़क के किनारे लाया। ऑटो के रुकते ही 10 मिनट के अंदर ही उर्मी पसीने पसीने हो गई। माने ऑटो रुका, 10 मिनट के अंदर ही उर्मी बहुत पसीने से भर गई। बूढ़े की बड़बड़ाहट उसके कानों तक पड़ रही थी। गर्मी और घुटन से त्रस्त व सामान ऑटो के भीतर ही छोड़कर नीचे बैठे बूढ़े के पास आकर खड़ी हो गई और थोड़ा सा नीचे झुकते हुए बोली, ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने वो सब सामान उधर ही रख दी रिक्शे में ही। बहुत थक गई थी, पसीना पसीना हो गए थे, इसलिए उसने कोई सामान उठाया नहीं और सीधे आके बूढ़े से पूछा, भाई ठीक तो हो जाएगा, ऑटो चलेगा कि नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, 40 साल से ऑटो ही चला रहा हूँ, पुर्जे पुर्जे से वाकिफ़ हूँ, बस हो गया समझो। भीतर लगी ग्रीस से उसका हाथ बुरी तरह सन गया था। माने उसने बोला हाँ ठीक हो गया, अभी चलिए बैठिए, अभी इसका मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, 40 साल से इसके पुर्जे से माने हर एक अंग से, रिक्शे के हर एक अंग से वाकिफ़ हूँ, बस 2 मिनट में ठीक हो गया, आप चलिए बैठिए। उसका हाथ में पूरा ग्रीस लगा हुआ था। आप इस उम्र में भी आपके बच्चे कमाते होंगे? वह आदतन पूछ बैठी। माने आदतन का अर्थ होता है कि जैसा कि वो जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया वो खबर लाती है, तो जो पत्रकार वाले होते हैं वो उनकी आदत ही होती है क्वेश्चन करने की, तो उसने अपने आदत के बस उसने क्वेश्चन पूछ ही लिया था। इस उम्र में आप कहना चाहते थे इस उम्र में आप काम क्यों कर रहे हो, लेकिन वो इग्नोर करके उसने उसके बच्चे के बारे में पूछ लिया कि आपके बच्चे तो कमाते होंगे। पूछ बैठी, लेकिन पल भर में ही उससे एहसास हुआ कि इतना निजी सवाल नहीं पूछना चाहिए था। पता नहीं कैसे गुजारा कर रहा होगा बेचारा। मतलब उससे बाद में एहसास हुआ कि मुझे ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए, पता नहीं कैसे अपना जीवन तो व्यतीत कर रहा होगा और मैं इसे ऐसे पूछकर उसको और मतलब हर्ट कर दे रही हूँ शायद। बच्चों के नाम पर बूढ़े ने एक बार नज़र उठा के ज़रूर देखा, फिर सिर झुका के ऐसे काम में लग गया जैसे कुछ सुना ही ना हो। मैंने उसने बच्चे का नाम तो सुना, तो उसने उसको देखा एक बार ऐसे और फिर नीचे मुंडी करके अपना रिक्शे में काम करने लगा। बच्चे? हाँ पुत्र। बूढ़ा इतना ही बोल पाया कि उर्मी का मोबाइल बज उठा और फिर बोला, आपका। मैंने जैसे ही बोलने वाला था बच्चों के बारे में, वैसे ही उर्मी का मोबाइल बजने लगा। उर्मी चौकी और मोबाइल को कान से सटका कर फुटपाथ पर चढ़ती हुई बात करने लगी। आ रही हूँ बाबा। हाँ भाई, शास्त्री नगर में हूँ, ऑटो ख़राब हो गया है। नहीं, वह ठीक कर रहा है। अंतिम शब्द उसने बहुत धीमे से कहा। माने सामने से जो आवाज़ आ रही थी शायद उसके घर की आवाज़ से, उसके हस्बैंड की आवाज़ से। उसने कहा, हाँ मैं आ रही हूँ, रुक जाइए, बस रिक्शे वाले का रिक्शा ख़राब हो गया, मैं आ ही रही हूँ।
बस 5 मिनट में आ जाऊंगी। कुछ देर की आशा निराशा के बाद ऑटो स्टार्ट हो ही गया। ऑटो को स्टार्ट होते ही देख उर्मी जल्दी से उछलकर पिछली सीट पर बैठ गई। कुछ देर ऑटो को ठीक ठाक चलते देख बूढ़ा बोलने लगा, 2 लड़के हैं, पहला तो शादी होते ही अलग हो गया। मैंने सोचा चलो छोटे वाला तो साथ में है, पर वो तो और भी चालाक निकला। एक प्लॉट था, उसके बिकते ही पट्टे ने हमारा सामान बांध दिया। मुझे ही पता कि मैंने कैसे अपनी इज्जत बचाई। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम होती चली गई, आवाज़ अवरुद्ध होती जा रही थी। तो अभी आप बिल्कुल अकेले हो? माने जब उसने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया, पंजाबी उस ऑटो वाले ने, तो बताते बताते उसकी आंखें नम हो गई। उसका कहना था कि मेरे पास 2 बेटे हैं, पहला बेटा बड़ा था, उसने शादी करते ही मुझसे अलग हो गया। जो छोटा था मैंने सोचा चलो कुछ कसर तो ये है ही मेरा, लेकिन उसने तो वो भी उससे बड़ा निकला। उसने क्या किया, मेरा जो प्लॉट था वो भी बेच के मुझे निकाल दिया और मैं कैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ और मैं अपनी इज्जत बचा के रखा हूँ ताकि किसी को पता ना चले। और इस बात को जब वो कह रहा था तो उसकी आँखें छलक रही थी और वो छलकने से उसकी आवाज़ में एक फपकपन था, माने जैसे रुक रुक के बोल रहा हो। तो अभी आप बिल्कुल अकेले हो? हाँ पुत्र, घरवाली को मेरे मरे 4 साल हो गए हैं, अब बस बेटी है जो तुम्हारी उम्र की होगी, वो चक्कर लगा देती है हफ्ते 15 दिन में। बेटी का मन नहीं मानता, बेचारी, वह भी अकेली कमाने वाली है, उसके आदमी के पास भी काम नहीं है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बहुत धीमे धीमे बोल रहा था और आखिरी शब्द तक बिल्कुल ऊर्जाहीन हो चुका था, मानो आगे नहीं बोल पाएगा। माने उसने कहा, हाँ बेटा मैं बिल्कुल अकेला हूँ। 4 साल पहले मेरी वाइफ गुजर गई और एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है, तुम्हारी उम्र की होगी लगभग। वो कभी कभार 10-15 दिन पे मेरे पास आके मुझे देख जाती है, क्योंकि वो भी नौकरी करती है। उसका हस्बैंड कुछ कमाता नहीं है तो नौकरी वही करके अपना गुजारा करती है, जैसे टाइम मिलता आके मुझसे मिल जाती है। अब उसके अंदर ताकत नहीं है बोलने की। किसके अंदर? जो हमारा ड्राइवर है, पंजाबी ड्राइवर है। अब वो एकदम मतलब अपने परिवार के बारे में जब बोलता है तो ऐसे लग रहा है जैसे उसके शरीर से पूरी जान निकल गई है। कुछ देर चुप्पी में बंध गया। बूढ़ा फिर धीरे धीरे बोलने लगा, मैं किसी को दोष नहीं देता, सब किस्मत का खेल है। 10 साल का था मैं जब लाहौर से दिल्ली आया था। बाबूजी तांगा चलाते थे, यहाँ भी तांगा ले लिया और ज़िंदगी भर वही चलाते रहे। माने उसने अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया कि मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, ये तो किस्मत का खेल है, मेरी किस्मत में यही लिखा था। मैं अपने पिताजी के साथ लाहौर से दिल्ली आया था। मेरे पिताजी तांगा चलाते थे, वो यहाँ आने के बाद वही काम वापस से शुरू किए, तांगा ही चला रहे थे और उसी तरह हमारी ज़िंदगी कट रही थी। यका एक तीखा कर्कश स्वर गुजा। यका एक माने होता है अचानक से, एक तीखा कर्कश स्वर माने एक ऐसी आवाज़ आई जो बहुत तीखी थी, एकदम खड़खड़ाहट वाली आवाज़ थी और झटके से ऑटो बंद हो गया वापस से। ओफो, अब क्या हुआ? बूढ़ा झुंझलाया। बूढ़े ने अपने आप से पूछा, अब क्या हो गया, क्यों रुक गया ये? उर्मी ने कलाई को रोशनी तक ले जाकर टाइम देखा, फिर खींच में धीरे से मुस्कुराई। नो, ओ नो। बूढ़ा उतर कर ऑटो के इर्द गिर्द घूमने लगा। पंचर हो गया, 10 मिनट लगेंगे, आप फिक्र ना करो। माने उसने कहा, ऑटो पंचर हो गया है, 10 मिनट लगेंगे, मैं बना देता हूँ। और उर्मी ने अपनी कलाई पे देखा, घड़ी में काफ़ी टाइम हो चुका था। अब वो बेचारी करे तो करे क्या करे। फिर एक बार ऑटो पटरी के पास ले जाके कैसे भी खड़ा किया, साइड में, सड़क के साइड में खड़ा किया। बूढ़े ने आगे से प्लग, पाना, जैक और स्टेफनी निकाल ली, फिर बैठकर जैक लगाने लगा। उर्मी ऑटो से उतर फुटपाथ पर चढ़ गई। उद्विग्न सी सिर नीचे किए छोटे छोटे कदमों से टहलने लगी। अब टाइम ज़्यादा हो गया, ये गुस्सा कर रहे होंगे, बच्चे तो मेरे जिम्मे ही मानकर चलते हैं, उसने ऐसा सोचा। वो क्या सोच रही है अपने परिवार वालों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, कि बहुत टाइम हो गया है, मुझे घर जाना पड़ेगा, खाना बनाना है, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चे तो जैसे मेरे ही जिम्मे हैं। ये वो अपने आप से बात कर रही है फुटपाथ पे चलते चलते। आकाश बादलों से पटा हुआ था, दूर कभी कभी बिजली चमक जाती थी जिसकी तेज रोशनी आसपास के घिरे अंधेरे में दिखाई दे रही थी। अचानक मोबाइल बजने की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। ये चिंता कर रहे होंगे, उसने जल्दी से मोबाइल कान से लगा लिया। हेलो, माने अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है कि मुझे इतना टाइम हो गया है तो मेरे हस्बैंड चिंतित होंगे कि कहाँ है, कितनी परेशान हो रही होगी। हेलो, क्या हो रहा है, कहाँ हो यार? वह ऑटो से थोड़ा दूर जाकर धीरे से बोली, ऑटो पंचर हो गया है, ऑटो वाला बूढ़ा है बेचारा, धीरे धीरे पहिए बदल रहा है।
ऐसे खट्टारे में चढ़ी क्यों? छोड़ो उसे, दूसरा ऑटो ले लो। दूसरा मिलना मुश्किल है, बहुत कोशिशों से मिला है ये भी। अरे हाँ, तुम तो बूढ़े का साक्षात्कार ले रही होगी, वृद्धों के एकांकी जीवन पर लिखी लेख जो लिखना है। यहाँ पर उसके हस्बैंड ने क्या किया, उसको टिंकल खींचा, माने उसको व्यंग कसा कि तुम वो बुढ़े का साक्षात्कार इंटरव्यू ले रही होगी, इसीलिए नहीं दूसरा रिक्शा ले रही हो। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ वो उर्मी जानती थी कि वो कैसे किसी तरह तो एक रिक्शा मिला, नहीं तो रिक्शा ही नहीं मिल रहा था। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे माने? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ काम नहीं कर रही हूँ। नहीं नहीं, क्या ऐसा ऑटो ही क्यों किया? कभी तो दिमाग इस्तेमाल किया करो। वह उसी तरह झुकी हुई एक लंबी सांस खींचकर बिना हिले डुले खड़ी रही, झिड़कते रही हर वक्त। न जाने क्या समझते हैं अपने आप को। मैं कोई जानबूझकर ऐसा कर रही हूँ, इसे 50 रुपये देती हूँ। उसने 50 का एक नोट पर्स से निकाल कर मुट्ठी में दबा लिया। अब वह सामने गुजरते ऑटो पर नज़र रखते हुए थी। माने अब वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही है, मैं क्या जानबूझकर ही रिक्शा ली? मुझे पता था कि पंचर हो जाएगा, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने इस रिक्शे में आना वाजिब समझा। मुझे नहीं मालूम था ये ख़राब हो जाएगा। और जब उसने क्या सोचा, मैं 50 रुपये ऐसे दे देती हूँ, अब देखती हूँ फिर से दूसरा कोई रिक्शा मिलेगा तो उससे चली जाऊँगी। टाइम लगेगा क्या बाबा? उर्मी ने पूछा। टाइम लगेगा? नहीं पुत्र, बस हो गया। फिर अभी पंजाबी जो ड्राइवर था उसने बोला, नहीं बेटा अभी बस 5 मिनट में हो गया। बूढ़ा पहिए के नट कस रहा था। बूढ़ा जो है वो नट कसा पहिए का। तुम्हारा बच्चा छोटा है क्या? बूढ़ा दोनों घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होते हुए बोला। वो संभालते हुए, अपने हाथ को संभालते हुए खड़े होते हुए बोला, तुम्हारा छोटा है बच्चा क्या? वह बूढ़े की इस असंगत प्रश्न से हैरान थी, लेकिन उसने धीमे से स्वीकृति में सिर हिला दिया। वो ऐसे प्रश्न से परेशान थी, फिर भी उसने हाँ बोल दिया। असंगत प्रश्न होने के बावजूद उसे अपने पापा की याद आ गई। उन्होंने बड़े किए थे मेरे दोनों बच्चे। उसको अपने पिताजी की याद आ गई कि मेरे पापा ने ही मेरे दोनों बच्चों को बड़ा किया। इन द सेंस उसके घर में इस समय 2 बच्चे और उसके हस्बैंड, ऐसे 3 लोग उसके घर में हैं। वो अपने पिताजी की याद आ गई, उसको उसके पिताजी की याद आ गई बूढ़े की बात सुनकर। बूढ़ा ऑटो की तकनीक पर बड़ी देर तक बड़बड़ाता रहा। वह बिना कुछ कहे बैठ गई। ऑटो फिर से दौड़ते ट्रैफिक में शामिल हो गया। ऑटो जब सिग्नल पर रुका तो उर्मी ने कलाई की घड़ी को फिर देखा और सिर्फ होठों को हिलाते हुए फुसफुसाई, एक महाभारत अभी घर पर भी झेलनी है। क्या पकाना है? ओफो, लेबर सी जिंदगी हो गई है। दिन भर रिपोर्टिंग के लिए धक्के खाओ, घर पहुँचो तो डिनर बनाओ। समझा? दिन भर परेशान होना ड्यूटी पर, फिर घर जाके खाना बनाना, और इस तरह की ट्रैफिक की ज़िंदगी, इससे वो बहुत परेशान थी। आगे की ड्राइविंग सीट पर बूढ़ा भी लगातार बड़बड़ा रहा था, जो ट्रैफिक के शोर से उसको स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि क्या कह रहा है, पर कुछ तो कह रहा था। उर्मी का मन घर पर ही लगा था। अनुराग मुझसे तो इतनी पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ हूँ, पर ये नहीं कह रहे कि सब्जी, माने अपने हस्बैंड के बारे में कह रही है कि जो अनुराग है मेरे हस्बैंड है, वो मुझसे इतनी पूछताछ तो कर रहे हैं, पर ये नहीं कर सकते कि भाजी काट दूँ, गैस दाल धो के रख दूँ, गैस पे रख दूँ, ये सब नहीं कर सकते। बस आराम की ज़िंदगी चाहिए, दिन भर आराम करेंगे, सुबह से मैं खाना बनाऊँ, शाम को ड्यूटी पर जाऊँ, ड्यूटी पर से घर पर आऊँ, फिर खाना बनाऊँ, यही मेरा काम है। मेरी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन मेरी किस्मत कहाँ? ये सब तो मेरे इंतज़ार में होंगे, आएगी और करेगी। और क्या, दुनिया में सिर्फ औरत को ना तो कोई थकान होती है, ना ही दुख होता है, ना ही तकलीफ़ होती है। सारे काम औरत के ज़िम्मे हैं, आदमी तो फिर आदमी है। ये सारे ख्याल करते करते उसके मुंह से हल्की सी आह निकली। माने वो अपने हस्बैंड के बारे में, अपने परिवार के बारे में यही सोच रही है कि सब लोग यही सोचते, औरत को कभी दर्द नहीं होता, उसको तकलीफ़ नहीं होती, वो थकती नहीं है, दिन भर मेहनत करती रहती है, तो करते ही रहे, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती। ऐसा सिर्फ आदमियों की सोच है। इतना ही सोचते हुए उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, उफ, माने थकावट सा एक शब्द। मुड़ना किधर है? बूढ़ा तेज़ी से बोला। माने पहुंच चुका है और बोल रहा है, कहाँ से मुड़ूँ मैं? वह चौंकी और फिर बाहर देखती हुई बोली, सीधे हाथ अगले गेट से अंदर ले लेना। ऑटो बिल्डिंग के नीचे रुक गया। बूढ़े को पैसे देकर वह सामान पहले की तरह समेटी भारी कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सोचने लगी, 10 से ऊपर का टाइम हो गया है। तीनों भूखे प्राणी घर में विचरण कर रहे होंगे। उनके लिए, अपने लिए खाना बनाना क्या मुसीबत है। सुबह फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और दफ्तर, कैसा होगा ये सब? क्या उनके बस का कुछ नहीं है? मैं भी तो जॉब करती हूँ, ये तो 3 महीने से घर पर ही हैं, मेहनत तो मेरे काम ही ज़्यादा है। दरवाजे तक ये सारी कल्पनाएं वो मन में
कर रही है। अपने घर में जाएगी, मुसीबत आएगी, फिर दो बच्चे और पति उसका इंतज़ार कर रहे होंगे खाने पे, कब आएगी, खाना बनाएगी, फिर अपने लिए भी खाना बनाना है, सुबह कॉन्फ्रेंस में जाना है। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में पूरा घूम रही हैं। वह दरवाजे तक पहुंची थी कि बेल दबाकर दीवार से सिर टिकाकर खड़ी हो गई। अब इतनी देर के बाद वो घर पहुंची, ये सब मन में उसके चल रहा है, और बेल बजाई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। दरवाज़ा खुला, वे तीनों एक साथ ही उदास चेहरे लिए दरवाजे पर खड़े थे। छोटा दौड़कर उसे लिपट गया। मम्मा भूख लगी। जो छोटा बेटा था वो दौड़कर उसके लिपट गया, क्योंकि दिन भर बच्चे जब अपने माँ बाप से दूर रहते हैं तो जैसे ही माँ को देखते हैं वो लिपट जाते हैं। तो यहाँ पर भी उर्मी को जैसे ही उसका छोटा बेटा उसे देखता है तुरंत दौड़कर उसको लिपट जाता है, और लिपटने के बाद कहता है मम्मी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अब उर्मी को इतनी थकावट लगी थी, लेकिन उसका ये शब्द सुन के उसके पूरे तन बदन में आग लग गई कि कम से कम बच्चों को तो खाना खिला दिया होता, कुछ खिला सकते थे। उसने कुछ बोला नहीं, धीरे से बुदबुदाई और अंदर चली गई। अनुराग सिर नीचे किए हुए बोला, बहुत लेट हो गया, ऐसा भी क्या हुआ था? माने उसने कहा ऐसा भी क्या हो गया था तुम इतना लेट हो गई? उर्मी ने कुछ नहीं कहा। बेचारी कुछ बोले भी क्या कि मेरे साथ क्या हुआ, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, ये सब कोई सुनने वाला तो है नहीं। उसको लगेगा क्या रोज़ रोज़ का नाटक है, एक्सप्लेनेशन क्या देगी वो। बेचारी कुछ बोली नहीं, सीधे उठी, बैग रखी और रसोई की तरफ एक नज़र देखी, पर अंधेरा था, कुछ बोली नहीं। एकदम साफ़ सुथरी थी। क्यों साफ़ सुथरी थी? अब वहाँ मेंटालिटी देखो। सोचती काम वाली आई थी, साफ़ सुफ करके गई है, तब से किचन में कोई घुसा ही नहीं, इन्होंने सब्जी तक नहीं काटी होगी, हर तरफ मुझे ही मरना है, ये अपने मन में सोच रही है। वह भीतर ही भीतर सोचती रही। बेडरूम की तरफ जाते हुए विपरीत दिशा में हाथ से इशारा करते हुए बोली, वहाँ अंधेरा क्यों है? मैंने डाइनिंग रूम में वो इशारा करते हुए बोलती है, बेडरूम में जा रही है कि यहाँ अंधेरा क्यों है? हम सब बेडरूम में ही थे। उसके हस्बैंड बोलते हैं हम सब बेडरूम में ही बैठे थे, सीरियल देख रहे थे, इसलिए यहाँ पे कोई आया है नहीं, तो हम लोग बोले क्यों लाइट फालतू में जलाएंगे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे बंद करके रखा। अनुराग के साथ खड़ी बेटी शेफी ने कहा, शेफी ने ये शब्द कहा कि हम सब लोग सीरियल देख रहे थे इसलिए हमने लाइट बंद करके रखा था। चलो ठीक है, हाथ मुँह धोकर खाना पकाती हूँ। उसने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ, खाना पकाती हूँ। और तल्ख होकर बोली, माने एकदम नर्वस होके एक झिड़क टाइप बोलता है, ठीक है चलो ठीक है तुम लोग बैठो, मैं भी खाना बना के देती हूँ। सीरियल देख रहे हैं बताओ? अपने मन में बोलती, देखो इनको सीरियल देख रहे हैं, एक मैं थक के मारे आ रही हूँ और ये सीरियल देख रहे हैं। वे सब वहीं खड़े उसे हाथ मुँह धोते हुए चुपचाप देख रहे थे। सभी लोग खड़े होकर देख रहे थे, भाई ये क्या कर रही हैं, हाथ मुँह धो रही हैं और मन में खींची हुई हैं। उर्मी रसोई की तरफ मुड़ गई, एप्रेन पहन के फ्रिज से सब्जियां निकाल कर स्लैब पर रखते हुए खींच से बोली, चाकू कहाँ है? माने उर्मी आई, हाथ मुँह धोई, उसने फ्रेंड माने जो हम लोग खाना बनाते समय आगे पहनते हैं ना वाइट कलर का, उसको फ्रेंड बोलते हैं, वो ली और फ्रिज में से भाजी निकाली। अब उसे चक्कू नहीं मिल रहा तो चक्कू ढूंढने लगी। उसने बोला चक्कू कहाँ है? डाइनिंग टेबल पे रखा होगा। बेडरूम से अनुराग की आवाज़ आई। मैंने अनुराग ने कहा डाइनिंग टेबल पे रखा होगा, देख लीजिए। इनसे तो छोटी छोटी मदद की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। माने वो अपने मन में झुंझला के रह जाती, इनसे कुछ फ़ायदा नहीं बोल के, ये छोटी सी भी मदद मेरी नहीं करेंगे। वह झल्लाहट में पैर पटकते डाइनिंग टेबल तक पहुंची। यहाँ कहाँ रख दिया है? अंधेरे में कोई चीज़ दिखती नहीं है। माने यहाँ कहाँ रखा है, मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि अंधेरा है। उसने जैसे लाइट चालू किया, बोलती मुझे दिख तो नहीं रहा है, मैं लाइट चालू करती हूँ। वह बड़बड़ाई और दीवार तक पहुँचकर लाइट का बटन दबा दिया। रोशनी होते ही उसने टेबल पर देखा तो बहुत चक्की रह गई। जैसी रोशनी आई उसने देखा टेबल पर तो एकदम आश्चर्य हो गई। वहाँ खाना बना रखा हुआ था। वहाँ पर उसने देखा सब खाना बनाया हुआ रखा हुआ था। डोंगा, सब्जी और कैसरोल, ये सब खाना था उसका। मैंने डोंगे के अंदर सब्जी रखी थी, चावल रखा था, सब और रोटी रखी हुई थी। उसने जल्दी से डोंगे का ढक्कन उठाया। मैंने ढक्कन उठाया जिसमें रोटी रखते हैं। उसने देख कर एकदम ढक दिया, वापस उसको देखी और ढक दी। इस सीन को जो उसकी माँ ने ये क्रिएट किया, वो सब सीन देखने के लिए उसके बच्चे और उसके हस्बैंड तीनों मिलकर उसको देख रहे थे। उन्हें पास देखकर उर्मी बुरी तरह झेप गई। उन्हें देखी कि मेरे पास खड़े हैं तो शर्मा गई। हथेलियों से मुँह छिपाते हुए दुपक कर बैठ गई। माने वो शर्मा गई कि मैं अपने परिवार के बारे में क्या सोच रही थी, कि कोई मेरी मदद नहीं करता, मेरे मिस्टर को समझता नहीं है, सब मेरे भरोसे छोड़ते हैं, सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये जो मेरी मेंटालिटी थी वो आज मेरे परिवार वालों ने गलत साबित कर दी। उन लोगों ने मेरी मदद की, रात का खाना उन्होंने खुद ने बनाया, मुझे वो आराम दिया। इस चीज़ से वो जो अपनी सोच थी
उस पर वो शर्मा गई। वे तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसते, ताली बजाते उसे घेर कर खड़े हो गए। छोटा मौका देखकर माँ से चिपक कर बोला, तुतलाता हुआ बोला, मम्मा हमने बना दिया। इतनी रात हंसी की आवाज़ दूर तक जाती रही। माने उसने बेटे ने, जो छोटा बेटा था, उन्होंने कहा, मम्मा हमने खाना बना दिया था। मैं भी क्या क्या सोचती हूँ। उसने उन्हीं ठहाकों के बीच में फिर सोचा और शर्म से उसके गालों पर लालिमा फैल गई। माने वो क्या क्या सोचती है, ये सोचकर उसको खुद को थोड़ा सा फील हुआ, शर्म सा, कि मैं भी क्या क्या सोचती हूँ अपने परिवार के बारे में, और मेरा परिवार देखो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। ये बात उसको तब समझ में आती है जब उसका पूरा परिवार शाम के लिए रात का खाना खुद उसके लिए बनाता है। उसके बेटा, उसकी बेटी, उसका हस्बैंड, ये सब मिलके उसकी तकलीफ़ को समझते हैं, इसलिए उसकी मदद के लिए रात का खाना खुद बनाए। जो उर्मी ने सोच रखी थी उसको उन्होंने झुठला दिया। आज के समय में, आज आधुनिक समय में जो औरतें काम करती हैं तो घर में रहने वाले हर सदस्य को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मदद करेगा तो जो वो काम कर रही है वो तुम्हारे लिए तो कर रही है ना, अकेले अपने लिए तो नहीं कर रही है। वो घर का भी काम कर रही है, बाहर का भी काम कर रही है। जबकि पहले के समाज में ऐसा नहीं था, औरतें घर का काम करती थी, पुरुष बाहर का। आज जब महिला पुरुष के काम में हाथ बटा रही है तो पुरुष का भी काम है औरत के काम में हाथ बटाने का। इसलिए घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य को घर की महिलाओं के काम में हाथ बटाना चाहिए। तो आज हमने इस एक्सप्लेनेशन को देखा है, तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, बता दूंगी। अब हम लोग इसके आगे की दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है नाम चर्चा। थैंक यू।